नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर डटे हुए सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने उन्हें तत्काल सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा, लेकिन अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट करना मनमाना नहीं कहा जा सकता। ये देखा गया है कि वांगचुक के खिलाफ कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है, उनके शरीर की आजादी का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। सोनम वांगचुक को मेडिकल स्टाफ के साथ सहयोग करना चाहिए। गीतांजलि आंगमो ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया था कि सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल यानी कि मेदांता में इलाज कराने की अनुमति देने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल भेजने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई में सरकार के जवाब और मेडिकल स्थिति के आधार पर आगे का फैसला किया जाएगा। तब तक सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही जारी रहेगा। तो वहीं इधर जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है और आंदोलन को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंच भी रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। पुलिस ने धरना खत्म करने को कहा है, लेकिन सीजेपी 20 जुलाई को संसद मार्च पर अड़ी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज की ये रिपोर्ट। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का आज 22वां दिन है। ऐसे में लोग जो है लगातार यहाँ पर जो है उनके समर्थन में पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो ये मैदान है जंतर मंतर का जहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है पूरी तरीके से जो है पूरी खचाखच भरा हुआ है। भीड़ आप देख सकते हैं। साथ ही क्योंकि जिस तरीके से कल जो है सोनम वांगचुक को जो है यहाँ से पुलिस जो है यहाँ को उठाकर लेकर गई थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसके माध्यम से यहाँ से लेकर गए थे, उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके बाद में लगातार जो है पक्ष विपक्ष जो है लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। ऐसे में जो छात्रों को ये कहना था कि जो यहाँ पर मौजूद थे कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि उन्होंने जो अपने आप को डॉक्टर बताया था और डॉक्टर बताने के बाद में उनको एक सफ़ेद चादर में लपेट कर ले गए। तमाम जो नेताओं ने इस पर ट्वीट किए, साथ ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तमाम जो नेताओं ने ट्वीट किए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अमान्य है। यहाँ पर कुछ छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं भारत देश से आया हूँ। मैं कौन से भी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, कि पूरे देश के युवा को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। बोलो। जिस तरीके से आप पे कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कल यहाँ पर संसद कुछ का ऐलान किया है, कैसे देखते हैं कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ है सोनम वांगचुक जी के साथ? पहली बात, जो सोनम वांगचुक सर को जो व्हाइट ड्रेस में आए, जो पकड़े उनको, वो उनके यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? अगर वो किसी को, अगर सोनम सर को अगर होता, हम किसको रिस्पॉन्सिबल रहते? वो तो व्हाइट ड्रेस में आए। अगर व्हाइट ड्रेस में कोई भी आए किसको बुरा लगा? ऐसा डेमोक्रेसी कंट्री है हमारा। अगर पुलिस थे वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्यों आए नहीं? कि देश को पता चलना चाहिए कि पुलिस क्या काम कर रही है दिल्ली में। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, क्योंकि कल 20 तारीख है, पार्लियामेंट कुछ का ऐलान किया है आप लोगों ने? उम्मीद यही है और मानना तो यही पड़ेगा कि सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी हर हाल में, क्योंकि देखो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तानाशाही चल रही है। अगर कोई सब सही मुद्दे के लिए, सही कॉज के लिए कोई खड़ा है, ठीक है, सोनम वांगचुक उन्होंने इतने अच्छे काम करे और इतने अच्छे आदमी है, और उन लोग अगर वो देश के लिए, अच्छे कॉज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना अपनी, और उनकी आवाज़ दबाने के लिए जिस तरीके से कल एक महिला ने अभिजीत दीपके के ऊपर इंक फेंकी और जिस तरीके से पुलिस वाले उठा के लेकर गए, ये क्या है? ये तानाशाही का एग्जाम्पल है। अब इस तानाशाही को कोई नहीं सहेगा। ये जितने युवा हैं ना, ये सब जेल जाने को भी तैयार है। ये अनशन जितना मर्जी ये लोग कोशिश कर ले, तोड़ेगा नहीं। हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। ना कोई युवा ये कोशिश कर ले, जितना मर्जी लाठीचार्ज करने की कोशिश कर ले, जेल में डालने की कोशिश कर ले, जितना कोशिश करना है। जेल भरे कितना भर पाएंगे हम लोग? हम में से कोई भी नहीं रुकेगा और वो अनशन चालू रहेगा। और जो 20 तारीख का है कल का, वो कंटिन्यू करेंगे। ये लोग चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी ये लोग वाटर गन का यूज़ कर ले, अपना जितना वाटर कैनन का यूज़ कर ले, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे किस लिए आई हैं? प्रोटेस्ट के लिए। कैसे देखते हैं जो पूरा कल घटनाक्रम हुआ, कल जो इंसिडेंट हुआ, कैसे देखती हैं? वो जब उनको लेके गए, इट्स सच अ टाइप ऑफ डिसरिस्पेक्ट।
तो उनको जब लेके जाना चाहिए तो एक रिस्पेक्ट से लेके जाना चाहिए था। फलक, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने नीट दिया था इस बार, मेरी 12th पास आउट है। कैसा रहा फिर आपका? मेरा पहले जो नीट हुआ था वो अच्छा हुआ था, रीनीट मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। नीट अच्छा होने के बाद घर में खुशखबरी देना और अगले टाइम ये पता चलना है कि स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी सहने लायक नहीं होता। कोई भी यूँ कह देगा कि आपको सेकंड चांस मिला है। मुझे कई लोगों ने समझाया कि आपका सेकंड चांस हो सकता है और प्रैक्टिस करो, नहीं हो पाया मुझसे। टफ पेपर बनाना, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी, सिस्टम की गलती थी। इसमें हम बच्चों की क्या सज़ा मिली हम लोग को? सोनम वांगचुक जी, उनकी कोई उम्र है नीट देने की? क्यों वो बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे? हमारे लिए बैठे थे ना, और आप लोग उनको ऐसे लेके चले गए। ये सच है, जोक बना रखी है इस कंट्री को। इस कंट्री में रेप सबसे ज़्यादा इस कंट्री में हो रहे हैं। बच्चे जेनजीस ये स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। अब तो बहुत सारे बच्चे भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। सरकार को कोई वो ही नहीं है, मरे जिए कुछ भी करें, इनके लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है। देख सकते हैं ये छात्र हैं जो कि इन्होंने नीट का भी एग्जाम पर कहना है कि जिस तरीके से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इनमें गुस्सा है। और आज जो है जिस तरीके से आज जो है रविवार है, यहाँ पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं पूरी तरीके से जो भीड़ है वो पूरी तरीके से यहाँ पहुँच रही है। कहीं ना कहीं इसका पुरजोर जो है इसका जो है पुरजोर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल जो है सोनम वांगचुक जी के साथ में जो है पूरा घटनाक्रम है उसको देखते हुए छात्रों में पूरी तरीके से आक्रोश है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने से को लेकर कैसे इस वक्त बवाल छिड़ा हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दो 2026 की इन तस्वीरों में कई सारे सवाल छिपे हैं। तस्वीरें सोनम वांगचुक को ले जाती दिल्ली पुलिस की हैं, जो उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद दिखी। हालांकि उसकी इस फिक्रमंदी में सरकारी सख्ती छिप नहीं सकी, और जो कुछ भी हुआ उसे आप तस्वीरों की हलचल से समझ सकते हैं। दिल्ली का जंतर मंतर कई आंदोलनों का गवाह है, लेकिन हर आंदोलन की तस्वीर ऐसी नहीं होती। सोशल मीडिया पर यह आंदोलन सुर्खियों में है, बिल्कुल उसी तर्ज पर, मगर उलटबाजी ये है जहां कभी लोकपाल कानून को लेकर अन्ना हजारे का आंदोलन चर्चा में आया। हालांकि अन्ना के आंदोलन की कोख से आम आदमी पार्टी का जन्म हो गया, वहां अभी कॉकरोच जनता पार्टी की ओट से सोनम वांगचुक का अनशन वजह बन गया। बहरहाल सवाल कई सारे हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत आंदोलन किया गया, जिसके अपने राजनीतिक एजेंडे हैं। वक्त के साथ अरविंद केजरीवाल का राजनीति में आना, नई पार्टी बनाना, साल 2014 में सरकार बदलने के बाद अन्ना का खामोश हो जाना, ये सभी गवाहियां दी जाती हैं। कुछ इसी तरह की बातें अभिजीत के समर्थन में सोनम वांगचुक के नीट पेपर लीक धांधली को लेकर किए जा रहे अनशन को लेकर भी की जा रही हैं, क्योंकि अभिजीत की कॉकरोच जनता पार्टी ने जब सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर उतरने का फैसला किया तो उन्हें आम आदमी पार्टी की बी टीम बताया गया। कई तस्वीरें और बातें होने लगी। फिर उनके आंदोलन में कांग्रेस और विपक्ष के उन तमाम मुद्दों की गूंज भी सुनाई पड़ने लगी। जिस प्रकार सरकार को अब तक घेरा जाता रहा, इस वजह से भी आंदोलन के प्रायोजित होने की आशंका जताई जाने लगी। दरअसल सोनम वांगचुक की चर्चा इसलिए अभी ज्यादा है क्योंकि एक समय ऐसा था जब साल 2014 में वो सत्ता परिवर्तन के पैरोकार दिखे, लेकिन बाद में कई मौके ऐसे आए जब वांगचुक सरकार की मुखर आलोचना करते दिखे। खासकर दिसंबर साल 2025 में जब लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर आंदोलन उग्र हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। सरकार और प्रशासन ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाया। सोनम के भाषण की वजह से हिंसा हुई। वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी बेहद गंभीर धारा लगाई गई। वांगचुक को 170 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि इसी साल मार्च 2026 में सोनम से एनएसए हटा लिया गया। सोनम की रिहाई हो पाई, दूसरी सरकार ने बात करने का भरोसा दिलाया। सोनम ने अब तक खुद को एक संतुलित विचारधारा वाला ही दिखाया है। वो आलोचना और तारीफ करने में हिचकने वाले नहीं। 2014 के बाद शुरुआती सालों में वांगचुक ने मोदी सरकार के कई फैसलों की खुलकर सराहना की। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 273 हटाया गया
लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। लद्दाख की दशकों पुरानी मांग का पूरा होना बताया। केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा और वोकल फॉर लोकल नीतियों के बड़े समर्थक रहे। दूसरी ओर वांगचुक ने कभी भी सीधे तौर पर खुद को राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से नहीं जोड़ा। यहां तक कि आंदोलन के मंच का राजनीतिक इस्तेमाल रोक दिया। रही बात सोनम वांगचुक के मंच पर अकेला पड़ जाने की, तो असल में सोनम वांगचुक की सेहत को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर जब उन्हें जबरन पुलिस उठाने पहुंची तो अभिजीत और दूसरे सीजेपी के लोग धरना स्थल नहीं पहुंच सके। उन्हें रोक दिया गया। सोनम के जाने के बाद फौरन अभिजीत ने आंदोलन शुरू कर दिया। ये बात सही है कि नाम से अनूठा होने की वजह से सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को लोकप्रियता मिली, लेकिन सड़क पर कोई भी आंदोलन एक चेहरे की बदौलत आगे बढ़ता है और वो चेहरा सोनम वांगचुक बन गए हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक के जरिए सरकार राहुल गांधी से उन मुद्दों को छीन रही है जिन्हें उठाकर राहुल गांधी युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। सोनम भी नीट पेपर लीक, बेरोजगारी समेत तमाम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बताती है कि आंदोलन अकेला नहीं खड़ा, कई सवालों के कवर में लिपटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो संसद के मॉनसून सत्र में काम होगा या फिर महासंग्राम होगा, ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब 20 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कि विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दी और टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक में बुलाए जाने के विरोध में विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर के बैठक से वॉकआउट कर दिया। हालांकि कुछ ही देर बाद फिर बैठक में शामिल भी हुए और 3 घंटे तक बैठक चली, जिसमें कि विपक्ष ने साफ कर दिया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, पेट्रोल एथेनॉल विवाद, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। इन मुद्दों पर चर्चा की मांग भी करेंगे। और इधर सरकार ने सभी विपक्षी दलों से अपील की है, सदन चलाने में सहयोग करे, सदन में हंगामा और बवाल न करे, विधायकों और विधेयकों को सार्थक चर्चा के साथ पारित कराने में भी मदद करे। लेकिन विपक्ष के इरादों से ये तो साफ है कि अगर उनके उठाए गए मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई तो फिर सदन में फिर से हंगामा होगा। सवाल ये भी है कि सोमवार को संसद चलेगी या फिर सियासत, संसद में काम होगा या फिर हंगामा। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। संसद भवन में एक मंच पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जुटे। मकसद मॉनसून सत्र के कामकाज पर आम सहमति बनाना था। मकसद सदन की कार्यवाही बिना किसी रुकावट चलाना था। मकसद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध को खत्म करना था। लेकिन मॉनसून सत्र में क्या होगा, इसका ट्रेलर इसी सर्वदलीय बैठक में दिख गया। मीटिंग में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके सहित 10 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि 15 मिनट बाद विपक्षी सांसद बाहर आ गए। बागी टीएमसी सांसदों को मीटिंग में बुलाने पर विपक्षी सांसदों ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट कर दिया। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने टीएमसी के बागी सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने उनके गुट को अभी तक मान्यता नहीं दी है। हालांकि वॉकआउट सांकेतिक था और विपक्षी सांसद दोबारा मीटिंग में शामिल हुए। तो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था,
मैं बुरा नहीं मानता हूं, उनको अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है और ये नियम के तहत है। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की है कि संसद को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें, संसद में हंगामा और बवाल न करें। लेकिन विपक्ष ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि मॉनसून सत्र में सोनम वांगचुक के अनशन का मुद्दा उठाएंगे, परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे, सरकारी भर्ती में देरी का भी मुद्दा उठाएंगे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, पेट्रोल एथेनॉल विवाद, विदेश नीति, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। पिछले 10 सालों के अंदर लगभग मेरी रिपोर्ट के हिसाब से 152 परीक्षाएं देश में लीक हुई हैं और जिसमें मैं समझता हूं कम से कम 8 से 10 करोड़ से ज़्यादा छात्र या परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। तो हमने मांग की है अपनी पार्टी की ओर से कि इस पर सदन के अंदर चर्चा की अनुमति दी जाए। साथ ही साथ हमने मांग की है जो किसानों की समस्याएं हैं, चाहे स्वामीनाथन जी की हो, चाहे खाद की हो, चाहे उनकी खरीद की हो, चाहे बढ़ती लागत की हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी की हो, इन तमाम समस्याओं को लेकर भी हमने अपनी पार्टी की ओर से मांग रखी है। देश की नज़र सरकार पे है कि क्या वो अयोध्या, क्या वो एथेनॉल, क्या वो छात्र, क्या वो किसान, क्या वो मणिपुर के विषयों पर अपनी बात रखेगी। अगर पूर्व की तरह इन विषयों से सरकार भागेगी तो नुकसान उनका होने वाला है। विपक्ष की अपनी तैयारी है तो सरकार भी सोमवार से संसद में होने वाले संग्राम को लेकर तय रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है वंदे मातरम बिल, जिसे सोमवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इसके अलावा नए स्वरूप में परिसीमन बिल लाकर सरकार इस पर चर्चा कराना चाहती है। विदेशी चंदे पर सख्ती की भी तैयारी है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 19 बैठकें होंगी। इस दौरान 7 अहम विधेयकों को पारित कराने पर सरकार का जोर होगा। हमने शुरू से अपील किया, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत में अपील किया कि मानसून सत्र ऐसे समय में चल रहा है कि पश्चिम एशिया में भी लड़ाई चल रही है और बाकी गतिविधि है, तो उसका प्रभाव जो है भारत को भी होता है। तो ऐसे समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर के देश के लिए अच्छा बात रखें और देश के लिए एकजुट होकर के हम काम करें, ये अपील किया। बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट को रखा है, हमने सुना है, नोट किया है, कई सुझाव आए, हमने सुझावों को नोट किया है। सरकार ने सभी विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की है। दावा किया है कि मॉनसून सत्र में जो भी बिल आएंगे पहले विपक्ष को उसकी जानकारी देंगे। अब सवाल है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या रणनीति है। क्या इस बार संसद चलेगी या फिर पिछली बार की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? क्या विपक्ष सिर्फ विरोध करेगा या महत्वपूर्ण विधेयकों पर रचनात्मक सहयोग भी देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस बीच खबर यह भी है कि मोदी सरकार एक बार फिर से लोकसभा में सीट बढ़ाने वाले परिसीमन बिल लाने की तैयारी कर रही है। क्या मोदी सरकार इस बार कामयाब होगी या नहीं, ये रिपोर्ट देखिए। बीस जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मोर्चेबंदी में जुटे हैं। सत्र से पहले बैठकों का सिलसिला चल रहा है।
बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। सोमवार से शुरू होने वाले सत्र को लेकर प्लानिंग हो रही है और इसी बीच खबर है कि मोदी सरकार एक बार फिर से लोकसभा में सीट बढ़ाने वाले परिसीमन बिल लाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई थी, लेकिन 2/3 बहुमत न जुटा पाने के चलते पास नहीं करा सकी थी। 17 अप्रैल 2026 को परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई थी। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि बिल के विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया था, जबकि बिल पारित होने के लिए 352 वोट की जरूरत थी। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर परिसीमन बिल के विरोध में वोट किया था। संख्या बल में विपक्ष भारी पड़ा था, लेकिन अप्रैल के बाद सियासी समीकरण बदल गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टूटी, टीएमसी के 20 सांसद एनडीए के साथ आ गए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को भी नुकसान उठाना पड़ा, जहां उनके 9 में से 6 लोकसभा सांसद शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी के 8 लोकसभा सांसद हैं। शरद पवार ने भी परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को समर्थन करने के संकेत दिए हैं। परिसीमन बिल पर डीएमके का रुख भी नरम है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल पारित करा लेंगे। निश्चित रूप से ये डिलिमिटेशन होना आवश्यक है, लेकिन विपक्ष ने पिछले सत्र में जब ये लोकसभा के पटल पर रखा गया था, तब जिस तरह से विपक्ष ने अपना महिला विरोधी होने का जो उनका या महिलाओं की भागीदारी को रोकने का जो उनका चाल और चरित्र है, वो दोनों को लेकर के वो बेनकाब हुए थे। तो आवश्यक है, प्रासंगिक है। लोकसभा के पटल पर लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने के साथ जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें सभी पार्टी के सदस्य बैठ करके तय करेंगे कि ये विधेयक जो है वो लाना चाहिए। परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार हर दांव चल रही है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 3 सीटें खाली हैं। इस लिहाज से संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत 360 सदस्यों की जरूरत होती है। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो एनडीए के पास फिलहाल लगभग 293 सांसद हैं। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में गए 20 और डीएमके के 22 सांसद जुड़ते हैं तो यह संख्या करीब 335 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा सरकार को समय समय पर वाईएसआरसीपी के 4 सांसदों और 1 निर्दलीय सांसद का भी समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में यह संख्या लगभग 340 तक पहुंच सकती है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के साथ आने के बाद यदि इन्हें भी एनडीए के समर्थन में जोड़ा जाए तो गठबंधन की ताकत करीब 346 सांसदों तक पहुंच जाती है। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद भी सरकार का समर्थन करते हैं तो एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 354 सांसदों तक पहुंच सकता है। ऐसे में उसे 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए केवल 6 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। मोदी सरकार अपने मिशन 360 से अभी 6 कदम दूर है, यानी 2/3 बहुमत के लिए 6 अतिरिक्त सांसदों के समर्थन को जुटाना होगा। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बिल को पारित होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि चाहे डिलिमिटेशन बिल हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन बिल हो, चाहे देश के अंदर 130वां जो संविधान संशोधन प्रस्तावित है, ये सारे के सारे बिल देश के लोकतंत्र को खत्म करके देश के अंदर संवैधानिक तानाशाही लाने के षड्यंत्र हैं। इसी बात जिस तरह से डिलिमिटेशन के सामने महिला आरक्षण बिल को रखकर, जबकि महिला आरक्षण बिल को हम लोगों ने सर्वसम्मति से 2023 में ही पारित कर दिया था, उसमें कोई शंका नहीं थी, हम सभी महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। लेकिन उसको सामने रखकर वो लोग जिस तरह से डिलिमिटेशन को लाना चाह रहे थे और उसमें डिलिमिटेशन आयोग की बात की गई थी, आयोग में जो लोग होंगे उनको लेकर भी लोगों के मन में शंकाएं थी कि इससे जो रीजनल पार्टियां हैं या अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनको कहीं वो सीमांकन में कोई परेशानी ना हो। विशेष रूप से जैसे झारखंड में 2011 के सेंसस के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो एसटी सीट्स को काफी नुकसान होगा। तो अगर सरकार ये आश्वासन दे कि नहीं किसी सीट को नुकसान नहीं होगा, तो हो सकता है जब अपोजिशन की तमाम पार्टियां अगर मान जाती हैं तो हो सकता है कि हमारी पार्टी भी पुनर्विचार करे। परिसीमन बिल को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख थोड़ा बदला है।
सवाल है कि क्या सरकार बदले हालात में परिसीमन बिल पारित करा लेगी? क्या परिसीमन बिल पर विपक्षी एकता ढेर हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो